नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी पर। सो वेलकम बैक गाइस टू टॉप गैलेंट एकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विजय पथ सीरीज जो हमारे द्वारा या टॉप गैलेंट टीम के द्वारा जो शुरू की गई थी, उस विजय पथ सीरीज का जो एम है, उद्देश्य है, वो है कि आपका जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का। सबको पता है कि आयोग ने डेट अनाउंस कर दी है, जो कि है 16 फरवरी 2025। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी डेट को ध्यान में रखते हुए और इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए विजय पथ सीरीज लॉन्च की है टॉप गैलेंट एकेडमी में, जिसमें आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं, बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, 16 फरवरी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट हम बात करेंगे इस क्रैश कोर्स पे। ठीक है, जिस तरीके से समय बचा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए। और आज यानी कि टुडे इटसेल्फ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज अंडर विजय पथ सीरीज, राइट। सो क्या करने जा रहे हैं हम PYQ करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि PYQ का सुपड़ा साफ खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम पार्ट वाइज लाएंगे। पार्ट वाइज इसीलिए लाएंगे सो दैट कि मुझे भी आसानी हो समझाने में और लेंदी भी ना लगे और आपको भी आसानी हो। तो हम PYQs करने जा रहे हैं अंडर विजय पथ सीरीज, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है CSE 2025 का 16 फरवरी को, उसमें विजय हासिल कराना। ठीक है, इसलिए इस सीरीज का नाम भी रखा गया है विजय पथ सीरीज। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सब के लिए बता दूं मैं कि हमारी एकेडमी की ऐप लॉन्च हो चुकी है, जिसमें ऐप में आपको सारे जो भी फ्रीबीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। कंटेंट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड सब कुछ उसमें मिलेगा। तो ज़रूर से हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे वेरियस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको अप टू डेट आप बने रहेंगे, जहाँ से आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होती है उन सब की यहाँ पे पोस्ट करी जाती है। तो आप जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पे आप फ्री गाइडेंस एंड मेंटरशिप का लाभ उठा सकते हैं, कनेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं, राइट। तो हमारे चैनल से जितने भी नए लोग जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप चाहते हैं हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं विजय पथ सीरीज में PYQs, राइट। और ये जो है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का 2024 का हम पेपर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में कुछ यहाँ पे MCQs देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे के आए हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं परिचित लगेंगे, फैमिलियर लगेंगे। ठीक है, बाकी जितने नए हैं उनको ये पैटर्न समझने के काम आएगा। ठीक है, पैटर्न समझने के काम आएगा। तो न्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा, जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं, इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके रिवीजन में काम आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में PYQ से रिपीटेशन होता है, तो उस PYQ के रिपीटेशन में ओल्ड बच्चों के लिए भी, ओल्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी ये काम आने वाला है, राइट। तो ये हो गया आपका इसके रिवीजन के लिए। और साथ ही साथ बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो। यहाँ पे दोनों ही मीडियम को कवर किया जाएगा, बाइलिंगुअल रहेगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग्स डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोमेज, यानी कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी है, उसके कारण होने वाला विकार क्या है, राइट। तो इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम इसका आंसर है। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, एक प्रकार का ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है क्रोमोसोम 21 की। ये जो क्रोमोसोम है ना 21, जिसके कारण ये डिसऑर्डर होता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि इस 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक, यानी कि 3 कॉपी हो जाती हैं टोटल। ठीक, इसी से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक, क्योंकि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्रिएट हो जाता है। तो एमपीपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था। तो जो भी बच्चे साइंस या बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको समझ आया यहाँ पे। अब हम ये देख लेते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो टर्नर सिंड्रोम से पूछ ले, या सुपर फीमेल सिंड्रोम से पूछ ले, है ना, या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से पूछ ले। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट कि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये किसी में भी हो सकता है, यानी कि ये फीमेल राइट या मेल दोनों इससे प्रभावित हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक्स मिसिंग सिंड्रोम है। एक्स मिसिंग तुमने देखा होगा कि फीमेल में जो होते हैं वो होता है XX, ठीक है, और मेल में XY, राइट। तो ये एक्स मिसिंग सिंड्रोम है, और ये इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देता है, राइट। तो टर्नर सिंड्रोम को आप समझ सकते हैं। एक्चुअली इसमें मैंने आपको शायद बताया है कि मेल नहीं, ये फीमेल से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक्स मिसिंग सिंड्रोम इसे कहते हैं, और इनफर्टिलिटी को ये बढ़ावा दे सकता है कई केसेस में। अगर हम सुपर फीमेल का सिंड्रोम की बात करें तो इसके तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये फीमेल और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, सुपर फीमेल सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फीमेल में XX और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल का जो XX क्रोमोसोम है, सुपर फीमेल सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम को? एक बोलते हैं कि X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी इसको कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। क्या कहा जाता है? X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जैसे इसने पूछ लिया ना ट्राइमोसोमी ऑफ 21st, तो पूछ सकता है भैया X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नेक्स्ट टाइम, तो याद रखना सुपर फीमेल सिंड्रोम से ये रिलेटेड है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो फीमेल है अक्सर कुछ नहीं होता, नॉर्मल उनका लाइफ चलती है ना, नॉर्मल उनकी सेक्सुअल लाइफ चलती है, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है उनके सीखने की क्षमता में, ठीक है। जिसको ये डिसऑर्डर होता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है सम टाइम, राइट। नॉर्मली तो सब सही चलेगा, सम टाइम इनकी लर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। और साथ ही साथ और क्या प्रभावित हो सकता है एक्स एक्स्ट्रा से? कभी कभार उनका जो मोटर स्किल है वो भी प्रभावित हो सकती है। क्या होती है भाई मोटर स्किल? ये होती है जो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, चाहे आपका बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, चाहे आपका, आप ये मान के चलो कि रनिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है, या हम जब बात करते हैं तब भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, उसमें ये प्रभावित हो सकता है। तो ये हो गया आपका सुपर फीमेल। अब लास्ट जो बताया वो है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा पहले मैं इसे मिटा लूँ तो थोड़ा सा मैं अच्छे से बता पाऊंगा। 1 मिनट। ओके, सो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अब मैं बात कर रहा हूँ क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की। ये क्या होता है? इन केस अगर पूछ लिया, हम इस क्वेश्चन को एकदम से पूरा ही डील कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली मेल अफेक्टेड होता है। क्या होता है? मेल अफेक्टेड होता है, ठीक। अब जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको ये प्रभावित कर सकता है। इसमें क्या होता है? XY होता है मेल में क्रोमोसोम, इसमें एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, इसमें मेल में एक्स्ट्रा X, इसको बोलते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक्स्ट्रा X आ सकता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ऐसे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, राइट, इस वाले में। और साथ ही साथ क्या हो सकता है? कॉग्निटिव या बिहेवियरल इशू भी हो सकते हैं, है ना, व्यवहार में। तुम देखा किसी किसी का व्यवहार थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो इस सिंड्रोम से ये हो सकता है। काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, और मैं चाह भी रहा था कि ये क्वेश्चन एक बार में ही डील हो, क्योंकि अगेन अगर साइंस से बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो यहीं से बन सकता है, बिल्कुल चांस है अगला बनने की, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में टाइम लिया है। तो जो भी यहाँ पे ये सोच रहा है कि ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, आप ध्यान से फिर से रिपीट करके देख लें। मैंने मेन इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक है। फिर भी कोई इशू होता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 की, उसने स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो 7 प्राथमिकताएं दी थी, यानी कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, उसने बताया था 7 प्रायोरिटीज, है ना, कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना, 7 प्रायोरिटीज एरिया उसने सेलेक्ट किए थे। काय के लिए भैया? इंप्रूव करेंगे हम हेल्थ को, ठीक है। तो वो कौन से हैं, कौन सी 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, वो ये पूछ रहा है। इनमें से कौन से नहीं हैं ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसमें से 3 तो पक्का है। देखिए इसका आंसर है अन्नपूर्णा योजना। आप सबको पता होगा जो एग्जाम दे चुके हैं, और जो नहीं भी दिए हैं तो वो जान लें, अन्नपूर्णा योजना नहीं है उसमें, यानी कि ये 3 तो है, ठीक है। तो फिर भैया 4 कौन से हैं नेक्स्ट? ठीक है, 4 कौन से हैं नेक्स्ट? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया 4 बता दो। देखो इसके अलावा एक जो है वो है आपका बैलेंस्ड डाइट,
यानी कि संतुलित आहार, संतुलित आहार की हम इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आ जाता है, इसी में रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, नियमित आप अपनी व्यायाम वगैरह, नियमित अपना व्यायाम वगैरह ये सब कर सकते हैं, एक्सरसाइज, ठीक। तो ये हो गया आपका फोर्थ, 1 2 3 4। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपका है टोबैको यानी कि तंबाकू, और एल्कोहल यानी कि आपका ये मदिरा से रिलेटेड है फिफ्थ। सिक्स्थ क्या है, ये वाला इशू से रिलेटेड है, ठीक। और सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ बात करता है कि भैया चिंता को कम करो, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, चिंता को कम करो और अपनी वर्क प्लेस में जो इम्प्रूवमेंट करो, वहाँ पे इम्प्रूव वर्क प्लेस, ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं, ठीक। लास्ट क्या है, सेवंथ, सेवंथ क्या है, सेवंथ एयर पोल्यूशन की बात करता है, वायु प्रदूषण की बात करता है। और इस एयर पोल्यूशन में वो दोनों को डील करता है, अंदर वाले यानी कि इंडोर भी, ठीक है, और आउटडोर भी, आउटडोर भी, इंडोर भी और आउटडोर भी। तो ये था, इसमें अन्नपूर्णा स्कीम नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक। ये 7 इसके प्रायोरिटी एरियाज हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगला चलते हैं, वो बोल रहा है कि भैया किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। लेथाइरिज्म पूछ रहा है, ठीक है, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, इसके जो सिम्टम्स है मेनली, जो लेग है ना, लेग, उनमें वीकनेस आ जाती है, लेग में वीकनेस आ जाती है, राइट, लेग में वीकनेस आ जाती है, यानी कि आपको पैरालिसिस हो सकता है ना, एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि कमजोरी से रिलेटेड है। तो ये आपकी खेसरी दाल है, खेसरी दाल है, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एशिया के जो साउथ एशिया की मोस्टली कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इससे रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये जनरली अवेलेबल थी, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसा हुआ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लोगों के पास था नहीं, तो मजबूरी में खानी पड़ी, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम दे सकता है, लेग वीकनेस और पैरालिसिस को। तो इसका सही आंसर है खेसरी, खेसारी या खेसरी, खेसारी, जो भी आपको पढ़ना वो पल्स या दाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बोल रहा है कि 2017 में इसरो ने जो PSLV से, और PSLV तो मैंने बता दिया आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था, तो 104 सैटेलाइट छोड़े थे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने भी सुना होगा, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर चाहे इंग्लिश, तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ बनी थी, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च की 104 सैटेलाइट्स, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो सैटेलाइट है इसका व्हीकल कौन सा था, कौन से व्हीकल से करे थे। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज PSLV C-37 इज द राइट आंसर, राइट। तो PSLV क्या है, ठीक है। अब देखो MPPSC अगर यहाँ तक गया है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट में वो थोड़ा और अंदर चला जाए, यानी कि वो PSLV और GSLV का अंतर पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा इसके अंतर को हम समझ लेते हैं कि PSLV और GSLV है क्या एक्चुअली। PSLV को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, राइट। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर हो गया है LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क, जो भी होता है, ठीक है, LVM मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो GSLV का नाम बदल के क्या कर दिया, ये पहला तो आपको ये रखना है। ये सबसे ताकतवर है, मतलब कम डिस्टेंस के लिए, ठीक है, कम डिस्टेंस के लिए सबसे ताकतवर है। और अगर हम बात करें, तो अगर हम वेट की क्षमता की अगर इसकी बात करें, तो लगभग 1800 kg ये वेट कैपेबिलिटी है इसकी, उठा सकता है, ले जा सकता है अंतरिक्ष में। और GSLV इससे ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि लगभग 5000 kg तक वेट को ले जा सकता है, ठीक है। तो एक तो वेट का डिफरेंस होता है PSLV और GSLV में, ठीक, मेनली। और इसका नाम से भी समझ में आ रहा है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो पोलर जो ऑर्बिट होता है उसमें ये सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। मेनली वेट का अंतर होता है कि ये कम वेट की सैटेलाइट ले जाता है, ये ज़्यादा वेट की सैटेलाइट, यानी कि इसमें हाई पावर इंजन काम करते होंगे। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है। स्टेजेस की अगर हम बात कर लें तो 4 स्टेज होती हैं। देखो UPSC प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत पहले, अगर MP रिपीट कर देता है प्रीलिम्स में तो कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा PSLV में 4 स्टेज होती हैं। इन 4 स्टेज में अगर हम देखें तो 1 और 3 जो है वो सॉलिड स्टेज है, सॉलिड स्टेज है, और 2 और जो 4 हैं वो आपकी लिक्विड स्टेज है, ठीक है। इससे अंदर नहीं घुसना है, इतना ही याद रखो अभी इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 3 स्टेज होती हैं, इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है सॉलिड, फिर आपकी आती है लिक्विड, और फिर आपकी लास्ट होती है क्रायोजेनिक। कौन सी होती है, क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज होती है। अब देखो भारत ने जो चंद्रयान
1 छोड़ा था वो इसी से छोड़ा था, PSLV से। लेकिन जो चंद्रयान 3 गया है अभी रिसेंटली, ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज बनी थी अगर आप सबने देखा हो, तो चंद्रयान जो 1 गया था वो PSLV से गया था और 3 जो गया था वो GSLV से गया था। और जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है MOM, वो भी किससे गया था? PSLV से गया था, राइट। तो ये भी आप कुछ फैक्ट इसमें याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। थिकनेस को किससे मेजर करते हैं? पूछ रहा है भैया कि ओजोन परत की मोटाई को बताइए किस में मापते हैं। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉप्शन यूनिट, डॉप्शन इकाई में इसको नापते हैं। इसके अलावा हम देख लें डेसिबल, डेसिबल द यूनिट ऑफ साउंड, ये साउंड को मेजर करने की यूनिट है, राइट, साउंड को मेजर करने की यूनिट है। अगर हम PPM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ये पोल्यूशन को, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा PM 2.5 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये सब जो पर्टिकुलेट मैटर हैं PM 2.5 जो हवा में होते हैं, एयर में, उनको मापता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो फिर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, MPPSC बना देता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, राइट, सही। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द ओजोन लेयर की थिकनेस को किससे मापते हैं? डॉप्शन यूनिट, डॉप्शन इकाई से मापते हैं। सो ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन अ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कितने, वो पूछ रहा है, ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, ठीक है। इसका सही आंसर है 7, ठीक, सही आंसर इसका 7 है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि मंगल ग्रह के लिए पूछ रहा है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? अब देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं इंग्लिश में। इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू प्लैनेट मार्स लॉन्च्ड सक्सेसफुली? अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। दिस क्वेश्चन, इसरो का ये क्वेश्चन, जिसमें PSLV और GSLV की मैंने बात करी, और मैंने बताया PSLV में चंद्रयान 1 और MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन इसी से गया था, ठीक। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यानी कि इसरो के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, या जो हम इसरो मिशन, यानी इसरो यानी इंडिया, जो इसरो मिशन भेज रहा है स्पेस, डीप स्पेस में, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से ये निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए हैं और अभी हम 7th क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूछ रहा है भैया किस वर्ष गया था, तो आपको बता दें कि ये 2013 में इंडिया ने या इसरो ने मिशन लॉन्च किया था, और ये सितंबर 2014 में पहुँच गया था, कहाँ पे? मंगल के ऑर्बिट में, और वहाँ सेट हो गया था, ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। When did the government of India pass the Water Prevention Control and Pollution Act? पूछ रहा है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था। यहाँ से प्रश्न UPSC भी पूछ चुका है 1-2 बार, और देखो MPPSC भी पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1974। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसको कहा जाता है, ठीक है, अगर वो नेक्स्ट टाइम पूछ लेता है तो यू शुड रिमेंबर दिस वन, राइट। ये 1986 से रिलेटेड है। अगर हम बात करें 1972 की, अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसको वन्य जीव अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1972 से रिलेटेड है। सो दीज वर सम डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1974। यू कैन रिमेंबर दिस, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, राइट। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो SDG से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SDG के जो गोल हैं, ठीक है, आपको अगर पता होंगे, टोटल जो गोल हैं, ठीक, 17 है, और जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, और ये हमें नहीं करना है, ये वर्ल्ड लेवल पे है। कैसा है? वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, UN इसको मॉनिटर भी करता है, तो वर्ल्ड लेवल पे है, 2030 रखा गया है, 2015 में ये आए थे, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो बोला SDG 1, SDG 2 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2 और 9 क्या है, कौन कौन से हैं? तो ये रटे होने चाहिए, एकदम 17 के 17 रटे होने चाहिए। मैंने यहाँ पे स्लाइड भी लगाई हुई है, ये सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। जैसे कि पहला है नो पॉवर्टी, है ना, फिर है दूसरा जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, पांचवा इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, पांचवा किसकी बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है,
और ये आपका छठवां क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। सातवां क्लीन एनर्जी की बात करता है। आठवां डिसेंट वर्क की बात करता है। ये देखो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे याद रख सकते हैं 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 किससे रिलेटेड है, ये है। 10वां फिर किससे रिलेटेड है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो ये इक्वालिटी की बात करता है, ये रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता है, तो 5 × 10 ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को, ये 2 बिल्डिंग देख रहे हो ना, बिल्डिंग कहाँ होती हैं, ऐसी ऊंची ऊंची सिटीज में होती हैं, ठीक है, तो 11 2 बिल्डिंग बनी है, 11 इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, मैंने याद रखा था ये, ठीक है, अपनी तैयारी के दौरान तुम भी याद रख सकते हो ऐसे, तो अगर आप चाहो तो तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो। सिटीज हो गया। अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सिटीज में होता है, तो 11 के जस्ट बाद 12 आ गया, ठीक है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है। उसके बाद 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, पानी में जीवन और जमीन पे जीवन। 14 15 एक साथ लगे हुए हैं। 16 पीस की बात करता है, 16 पीस की बात करता है, 16 और शांति, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और 17 बात करता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो वो पूछ रहा है 1, 2 और 9, यानी कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, राइट। तो पहला इसका सही आंसर है। मैंने ये स्लाइड इसलिए लगाई है, आप इसको 6 से 7 बार 10 बार पढ़ें, ठीक है, कम से कम पढ़ें इतना तो, सो दैट कि आपको याद रहे। वो जो ट्रिक मैंने बताई वैसा कुछ आप ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि अगेन हाई चांसेज हैं एमपीपीएससी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। अभी उसने 1 to 9 पूछा है, फिर 3 4 5 पूछ ले, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकता है, राइट। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु और फ्लैजेलेट्स द्वारा किया जाता है, राइट। तो पूछ रहा है भैया फ्लैजेलेट्स, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक, बताओ ये क्या है, या क्या ये उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, या अपघटक है, डिकम्पोजर है, ठीक है। उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं चीज़ों का। वी आर ऑल्सो कंज्यूमर, है ना, हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर फंगाई हो गया, बैक्टीरिया होगा, वो डिकम्पोजर भी है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या है, स्वपोषी, जो खुद से विकसित होते हैं, इसमें प्लांट्स आ गए, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जिनमें जीवन नहीं है, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। तो वो पूछ रहा है, देखो इसने आयोग ने इसमें क्या बोला था कि बी और सी दोनों है, असल में दोनों ही है, कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर भी है, जैसे कि बैक्टीरिया होगा कंज्यूम भी करते हैं, फंगाई हो गया डिकम्पोजर है, तो ये दोनों है, इसलिए आयोग ने इसके आंसर बी और सी दोनों दिए थे, याद रखना आप भी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 10 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, समझ नहीं आया, तो कमेंट में ज़रूर पूछे और ज़रूर सजेस्ट करें, तो हम नेक्स्ट में वो चीज़ ऐड करेंगे, है ना। ज़रूर आपका स्वागत है कमेंट्स में, जो भी आपको परेशानी दिक्कत है या कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ आप चाहते हैं कि सर ये भी ऐड करिए, ये भी बताइए, हमें इसकी ज़रूरत है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स ओवर रूल कर देंगे या ओवर राइट कर देंगे डीपीएसपी को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ये किस केस में कहा है, तो ये कहा था आपका स्टेट ऑफ मद्रास चंपकम दोराइजन, इस केस में कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सीधा आपको मिल गया, ठीक है, कि भैया ये स्टेट ऑफ मद्रास चंपकम दोराइराजन नामक केस में कहा था कि भैया जो मौलिक अधिकार है उनकी व्यापकता है, किसके ऊपर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर, ठीक है। अगले कुछ हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोलकनाथ केस की बात करते हैं। गोलकनाथ केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम गोलकनाथ केस की बात करें तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार, सॉरी नॉट कर्तव्य, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों को अमेंड करे, ठीक है, ये नहीं है अधिकार, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है गोलकनाथ का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके अलावा केशवानंद भारती, वी ऑल नो दैट द बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी भैया इसमें, है ना, वी ऑल नो वेरी वेल। तो जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है पहलो पहल, तो वो आता है केशवानंद भारती केस, नो डाउट इन दैट। बाद में रीअफर्म भी किया कई बार इस केस को, ठीक है, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर को कई बार रीअफर्म भी किया। जैसे कि अगला जो रीअफर्मेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो मिनर्वा मिल्स में दिया था,
फिर से उसने जो बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म किया। फर्स्ट टाइम कहाँ अपीयर हुआ था? फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स में इसको रीअफर्म किया था, फिर से जोर दिया था कि भैया ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर ना वायलेट हो पाए, तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो, लेकिन बेसिक मूल जो ढांचा है ना उसको नहीं आप बदल सकते। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स में एक और बात करी थी, वो ये बात करी थी कि संतुलन की बात करी थी, ठीक है। वो संतुलन की बात एफआर और डीपीएसपी के बीच, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात, बैलेंस की, संतुलन की बात करता है कि इन दोनों में एक संतुलन बना रहे तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राइट। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो वो कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद हो गया तो विधि आयोग, देखो लॉ कमीशन निर्णय लेगा, ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो वैसे ही कन्फ्यूजन सा आ गया है इस क्वेश्चन। असल में इसका आंसर भी यही है, ए है इसका आंसर, ये सही नहीं है। बाकी ये सब सही है कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, सही है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान लगभग इनको समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, सही है। और ये जो चुनाव आयुक्त के कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले होता है, ये तीनों बातें सही हैं और ये वाला गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा और हमसे नहीं पूछा था, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 12। सो एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिक्वायर, पूछ रहा है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की जरूरत पड़ेगी, अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, कौन से अनुच्छेद में, ठीक है। तो बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना, कि आपको ठीक ठाक यहाँ पे आर्टिकल्स की समझ होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक इसमें हैक भी है क्या है कि देखो जीएसटी हमेशा न्यूज में रहता है, तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहता है, जो अपडेट रहता है, ठीक है, अपडेटेड जो भी कैंडिडेट होगा उस पर तुरंत बन गया होगा, अरे भाई जब जीएसटी आया था ना तो जीएसटी जो आर्टिकल 279 है, 279 इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल, ठीक है, 279 इज रिलेटेड टू जीएसटी। तो अगर इससे रिलेटेड है तो इसमें तो भैया अनुसमर्थन चाहिए था राज्य के विधानमंडलों को, तो सीधा डी मारेगा आंसर, जो कि डी सही भी है आंसर, राइट। आर्टिकल अगर हम 53 की बात करें, इंग्लिश में 53 लिखा है या 58, अगर हम 53 मान के चलें तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है ना, एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं, उनकी बात करता है। उसमें राज्य आधे से विधानमंडलों की आवश्यकता नहीं है, कर सकता है ना, पार्लियामेंट खुद कर सकती है। अगर हम आर्टिकल 239 की बात करें तो इसमें यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, संघ शासित प्रदेश हैं, उसमें भी आधे राज्यों की जरूरत नहीं है, कर सकता है। अगर हम 243A की बात करें तो इसमें पंचायत है, पंचायत में भी जरूरत नहीं है आधे से ज़्यादा राज्यों। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस वन। आर्टिकल 279A में अगर कोई भी संशोधन करना है तो आधे से ज़्यादा राज्यों की जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे बढ़े, चलो। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन, महाभियोग की बात करता है, बताता है आर्टिकल 61 आपको बताता है महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा आर्टिकल 61। बाकी आर्टिकल भी आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये आप याद रखना, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा, किसको करेगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। सो पूछ रहा है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, या जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। इसमें से जो सही आंसर है वो है सी, वो व्यक्ति जो क्वालिफाइड हो अपॉइंट होने के लिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केवल वही व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त करेगा, राइट। और आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के मुंशी के बारे में पूछा है, सरल सा क्वेश्चन है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड हैं,
KM मुंशी साहब, राइट। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि आर्टिकल 352 जो है, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, इमरजेंसी आपातकाल घोषित करता है, जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति वो किसकी सलाह से कर सकते हैं? द राइट आंसर इज यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट की सलाह लेनी पड़ेगी, संघ मंत्रिमंडल की, तब वो कर सकते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर प्रेसिडेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि द अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन और नीति विशेष विश्लेषण संस्थान कहाँ पे है? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भोपाल, भोपाल में है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। So it shall be the duty of the Advocate General to give advice to the government of state upon legal matters। सही लग रहा है स्टेटमेंट, राइमिंग भी है, लगभग में आ रहा है कि ठीक है, एडवोकेट जनरल की बात हो रही है तो स्टेट से ही रिलेटेड है। एडवोकेट जनरल रिलेटेड टू स्टेट, एडवोकेट जनरल इज रिलेटेड टू स्टेट, राज्यों से रिलेटेड है, तो ठीक है। बोल रहा है कि जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता है, वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द कैबिनेट के प्रसाद पर्यंत काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एडवोकेट जनरल गवर्नर के, है ना, गवर्नर जो होता है ना स्टेट का, उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली वन, केवल एक सही है। ये देखो, एडवोकेट जनरल के बारे में दो चार बातें जान लो। आर्टिकल 165 इससे रिलेटेड है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आर्टिकल सीधा पूछ सकता है, ठीक है। और कौन अपॉइंट होगा एडवोकेट जनरल, किस व्यक्ति को, कौन क्वालिफाई होगा अपॉइंटमेंट? देखिए, जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल हो, उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल के तौर पर, ठीक है। और ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, क्योंकि स्टेट का लॉ ऑफिसर है, ठीक है, स्टेट का लॉ ऑफिसर है। आप बताइए कि नेशन, राष्ट्र का, भारत का लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है, ये आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो लीगल मैटर की सलाह देता है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है, ठीक है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसलिए सही आंसर इसका एक हो गया। और आज का अंतिम प्रश्न कि द लिस्ट ऑफ द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मे एंट्रस्टेड बाय द पंचायत, यानी कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकारों की जिम्मेदारी की सूची किसमें है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए। 11th शेड्यूल में किसकी बात करी गई है? पंचायतों की बात करी गई है। 12 में म्यूनसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की बात करी गई है, 12th में नगर पालिकाओं की बात करी गई है। और आपका 7th में 3 सूची हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। और इसके संघ और राज्य सूची, ठीक। तो ये थे 20 क्वेश्चन जिनमें मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके बताया जाए कि इसके इर्द गिर्द अगर क्वेश्चंस बनते हैं अगेन आगे आने वाले 2025 के प्रीलिम्स में, तो आपको आसानी हो समझने। अगेन मैं आपको बता दूं, आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, विभिन्न आप चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन को, इस जो ये पीडीएफ है, अगर इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जरूर से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपको क्विज़ लगाने को मिलेंगी डेली, ठीक है। इसके साथ जो भी अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये नंबर्स हैं, आप मेंटरशिप के लिए कॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशन और विभिन्न हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जो भी नए लोग हैं, और लाइक जरूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सो दैट कि हमें जो मोटिवेशन है पढ़ाने का वो मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।